एक अच्छी कविता 1000 साल बाद भी अपना सही अर्थ देती रहती है। समय बदलता जाता है, उसके अर्थ भी बदलते जाते हैं। ये कविता का गुण है कि कविता और साहित्य ऐसी चीज है जिसके एक वाक्य के अनेकों अर्थ संभव, तभी वो कविता होती है, वरना कविता होगी भी नहीं। कि जिनकी किताब नहीं छपी वो कवि नहीं है आपकी नजर में। किताब छपने से ही कवि होता है। तो जिनकी किताबें छप गई हैं उनको पहले सामान देते रहिए, क्योंकि किताब नहीं है वो तो कभी होते नहीं। मैं दरअसल अपने बारे में कभी कुछ लिखता नहीं हूँ। फेसबुक पर ये समझिए मैंने आज तक अपनी कोई कविता नहीं डाली है। आपके सैकड़ों पेज बने हुए हैं, वो दूसरे लोग डालते रहते हैं। हाँ, वही दूसरे लोग आपके सैकड़ों पेज पे चला रहे हैं। मैंने कविता नहीं डाली अपनी। एक सफेद बड़ा सा गोला हरी घास पर पड़ा हुआ था, पास वहीं मैं खड़ा हुआ था। ये कविता है क्या? छंद है ये। तो छंद से कविता को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। छंद कविता नहीं होता। छंद में लिखे जाने से कविता कविता हो जाती है, ऐसा थोड़ी है। सौंदर्य सतह पर नहीं होता, सौंदर्य शक्ल सूरत में नहीं होता, सौंदर्य शब्दों में नहीं होता, सौंदर्य अर्थों में होता है। कविता का दूसरी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, सूक्ष्मता। थोड़े से में ज्यादा कह देना। कबीर ने ये नहीं कहा कि मछलियों को लगता था कि जैसे वो तड़पती हैं पानी के लिए, तो पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। यही कबीर ने नहीं कहा। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये भी कविता है। ये कविता जो है वो ये नहीं कह रही कि आंगन टेढ़ा है इसलिए नाचना संभव नहीं है। ये कविता ये कह रही है नमस्ते, कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हम प्रयास करते हैं कि जो किताबों की कहानियां हैं, जो लोग कहानियां किताबों की गढ़ते हैं, उनकी कहानियां वो हम आप तक पहुंचा पाएं। और प्रयास रहता है कि इन कहानियों को देखकर अगर जो दूसरी तरफ पंक्ति में लोग बैठे हैं, अगर इन कहानियों को देखते हैं, अगर एक व्यक्ति की भी जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला पाए इन कहानियों के जरिए, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। तो आज इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं नरेश सक्सेना जी। किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जिन कविताओं को हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, उन कविताओं को गढ़ने वाले नरेश जी के साथ हम प्रयास करेंगे कि बातचीत हो। और खासकर हमारा प्रयास है कि जो कविता शब्द है उसका वास्तविक अर्थ जिस तरीके से आजकल नए कवियों ने या फिर अलग अलग लेखकों ने बनाया है, उसके परे क्या परिभाषा हो सकती है कविताओं की, उसके हम इर्द गिर्द बात करें। तो बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में। बहुत छोटा सा एक शब्द है कविता। शुरुआत हम उसी से करना चाहते हैं कि आपका एक जो संसार है, एक अच्छी कहानी है आपके साथ में कि आपका हिंदी और खासकर जो साहित्य से संबंध बचपन से नहीं रहा है। आप एक दूसरी जो वर्टिकल है, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद करीब 60 साल के बाद, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 60 साल के बाद आप साहित्य में रुचि आई और साहित्य को आपने गढ़ना शुरू किया। तो एक तो उस जर्नी में हम जाएंगे, उस यात्रा में जाएंगे उसके बाद में, लेकिन पहले हम कविताओं के बारे में आपसे समझना चाहते हैं कि जो आजकल कविताओं की परिभाषा बनी हुई है, आपका जो लर्निंग है इतने सालों का, इतने दशकों का, उसके हिसाब से है क्या कविता? कविता आखिरकार कैसे गढ़ी जाती है और कविता की परिभाषा क्या होनी चाहिए? पहले तो आप जो परिचय में कुछ गलतफहमी है उसे दूर कर देना ठीक होगा। जी। कविता का शौक मुझे बचपन से है। हाँ। सभी बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने लिखने में तेज होते हैं या ठीक ठाक होते हैं, उनका सबका रुचि कविता में होती है। बच्चा लोरी सुनते हुए तो सोता है। क्लास में छोटे बच्चों को राइम्स सिखाई जाती हैं। मछली जल की है रानी वगैरह वगैरह। और घर आने वाले जो लोग होते हैं उनको वही सुनवाया जाता है। कभी वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाता है, कभी हम्प्टी डम्प्टी सुनाता है। हाँ। या कभी कोई हिंदी की कविता सुनाता है। तो बच्चों को कविता से बाद में दूर किया जाता है। क्योंकि साहित्य में लोग जानते हैं कि जो साहित्य में आगे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब साहित्य में आगे नहीं जाते, जो साहित्य की डिग्रियां लेते हैं वो ज्यादातर जॉबलेस रहते हैं। एक और भ्रम है
लोगों के दिमाग में, वो ये कि जो गणित में कमजोर होते हैं विज्ञान वो नहीं लेते। गणित और विज्ञान जिनसे नहीं चलता वो आर्ट में चले जाते हैं। जिसे 2 दूनी 4 2 3 6 नहीं आता, वो कलाओं में जाके क्या करेगा? इससे आसान और कोई चीज हो सकती है क्या? 2 पंजे 10, 10 में से 2 गए 8 बचे। ये तो बहुत साधारण गणित से जो डरता है, असली गणित तो बाद में आता है। जो हाई स्कूल लेवल के गणित से घबरा गया, क्षेत्रफल निकालना नहीं आता। गणित होता क्या है? हाई स्कूल लेवल पर कितना गणित होता है? इस दरवाजे को आप खोलेंगे तो ये दरवाजा जो है यूं खुलेगा। तो किस कोण पे खुल रहा है? 90। हाँ, ये 90 पे खुल रहा है, इस पे खुल रहा है। एक चमत्कार होता है जो पाइथागोरस की थ्योरम है 90 डिग्री ट्रायंगल की। आश्चर्यजनक है कि जो लंब है उसका और जो आधार है, दोनों के वर्ग को जोड़ दो तो जो उसके वर्ग के बराबर हो जाता है। आश्चर्यजनक चीजें हैं जिसके बिना हमारा जीवन निकल नहीं सकता। क्षेत्रफल के निकाले बिना, और क्षेत्रफल बिना ज्योमेट्री के निकलता नहीं। गणित हाई स्कूल लेवल पे बहुत कम होता है। गणित ये बताता है कि अगर आपको और मेरी सैलरी की तुलना करें तो आपको मुझसे 10% कम मिलता है, तो मुझे आपसे कितने % ज्यादा मिलता है? बताइए। हम दोनों ने नौकरी की और दोनों की सैलरी तय हो गई, तो आपको मेरी सैलरी से 10% कम मिलता है। ये तय कर दिया कि भाई आपने कहा जो नरेश जी को दे दोगे मुझे 10% कम दे देना, तो हो गई तय। अब किसी ने पूछा कि नरेश जी को कितने % ज्यादा मिलते हैं, तो क्या मुझसे? हाँ, तो क्या बताएंगे? मतलब 90 तो 99 होगा करीब, है ना। मेरा अगर 100 मुझे मिल रहे हैं, आपको 10% कम मिलेंगे, तो 90 मिलेंगे। लेकिन 90 पे 10 ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो 90 पे 10 बढ़ रहे हैं, तो 100 पे कितने बढ़ेंगे? ज्यादा बढ़ जाएंगे। कोई बात क्या करें? ये सवाल भी बच्चे नहीं कर सकते, तो कहते हैं गणित बड़ा कठिन है। उनका जवाब होता है कि इनको 10% कम मिल रहा है तो आपको 10% ज्यादा मिल रहा है। ऐसा नहीं है। जब मैं आधार होऊंगा कंपैरिजन का तो आपको 10% कम मिलेगा, लेकिन जब आप आधार होंगे कि 90 पे 10 ज्यादा तो 100 पे कितने ज्यादा, तो ज्यादा बढ़ जाएगा, 11-12% हो जाएगा। तो इस चीज से जो बच्चा डरता है वो कलाओं में जब कलाओं ये तो फिक्स है ना, ये सारे मामले फिक्स हैं। और कलाओं का जो अस्तित्व है वो कल्पनाशीलता में है। बिना कल्पनाशील हुए आप कलाओं में नहीं जा सकते कुछ भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो हैं एग्जैक्ट साइंसेस हैं। विज्ञान में किसी चीज के 2-3 अर्थ नहीं होते, बिल्कुल, लेकिन कविता में होते हैं और सभी अर्थ सही होते हैं। कविता का कोई अर्थ गलत नहीं होता। एक अच्छी कविता 1000 साल बाद भी अपना सही अर्थ देती रहती है। समय बदलता जाता है, उसके अर्थ भी बदलते जाते हैं। ये कविता का गुण है। गणित और विज्ञान नहीं बदलते इस तरह से। विज्ञान के अर्थ नहीं बदलते। विज्ञान में जो स्टेटमेंट है, जो शब्दावली है, उसका एक सुनिश्चित अर्थ होगा, 2-3 अर्थ नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन कविता और साहित्य ऐसी चीज है जिसके एक वाक्य के अनेकों अर्थ संभव, तभी वो कविता होती है, वरना कविता होगी भी नहीं। दूसरी बात आपने कही थी कि 60 वर्ष की उम्र के बाद मेरी रुचि साहित्य में हुई है। गढ़ने की नहीं, ऐसा भी नहीं। मैंने किताब छपवाई नहीं। किताब मेरी आई 2001 में। कविता मेरी छपी 1958 में। 1958 में कविता छपी, 1 साल बाद
1957 में मुझे उसकी स्वीकृति मिल गई थी। 1957 की जो कविता थी वो ज्ञानोदय जब कलकत्ता से निकलता था उसमें छपी थी। 4 मुक्तक 4 पृष्ठों पर छपे थे। और वो ज्ञानोदय और मतलब ये 1957 का मतलब क्या हुआ, मैं 39 का मेरा जन्म है, मेरी उम्र 18 साल की थी। मेरी उम्र कुल 18 साल की थी जब मैं भारत की सबसे बड़ी पत्रिकाओं में मेरा छपना की शुरुआत हो चुकी थी। और सबसे कम उम्र क्या आपकी होंगी उस टाइम, उस वक्त उस पत्रिकाओं में? ज्ञानोदय में छपने वाला 18 साल का लड़का जो है उसकी रचना छप रही है, तो पूरा साहित्य उस समय ये था कि ज्ञानोदय कल्पना में अगर आपकी एक भी रचना छप गई तो पूरे भारत के साहित्यकार आपसे परिचित हो जाते थे कि पढ़ा है तुमको। कल्पना में छपना बड़ी बात थी। कल्पना में निर्मल वर्मा का ये कहना है कि जब पहली बार मैं कल्पना में छपा तब मुझ में ये आत्मविश्वास आया कि मैं साहित्यकार हूँ। ये कल्पना की ताकत थी, कल्पना पत्रिका की, हैदराबाद से निकलती थी। तो मैं 1960 के आसपास कल्पना 62 में छप रहा था। 64 में तो मुक्तिबोध की कविता चंबल की घाटी और मेरी कविता एक साथ छपी है। तो 1962 में या 1964 में तो मैं मुक्तिबोध के साथ छप रहा था। 1964 में 25-26 साल उम्र 26 साल की उम्र थी। और उससे पहले 62 में मेरी 5 कविताएं छपी। 62 में 5 कविताएं छपी, 3 कविताएं छपी। तो 62 में मेरी उम्र 23 साल की थी। 23 साल की थी। 23 साल की उम्र में मैं भारत की धर्मयुग में भी, धर्मयुग का भी स्टेटस था। धर्मयुग के साइज का निकलता था, बड़े साइज का। धर्मयुग की रंगीन ट्रांसपेरेंसी पूरे पेज पर एक कविता, तो पेज खुलते ही दिखता था कि नरेश सक्सेना जैसा नाम लिख जाता था। उम्र कौन पूछ रहा था। मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में तो पढ़ रहा था जब धर्मयुग में मेरा परिचय, फोटो और कविताएं छप रही थी। तो मैं तो शुरू से बहुत तेजी से अपने समय में मैं कभी इस बात का मोहताज नहीं रहा कि पत्रिकाओं से मैं छप न रहा हूँ या बड़े साहित्यकारों से। मेरा दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ 1958 जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। और जबलपुर इंजीनियरिंग में जाते ही तो मेरे हरिशंकर परसाई से हुई। विनोद कुमार शुक्ल तो मेरे वो 21 साल के थे, मैं 19 साल का था। 18-19 साल की उम्र में हमारी मुलाकात हुई। वो 20 साल के थे। ज्ञान रंजन उसके 1 साल बाद आए। मुक्तिबोध का वहाँ आना जाना था। तो भारत का कोई भी बड़ा साहित्यकार जबलपुर आता था तो परसाई जी के पास जरूर आता ही था मिलने के लिए। तो मेरा शुरू से ही परिचय, या डॉक्टर डामर सिंह आया या कोई भी आया, श्रीकांत वर्मा आते थे, तमाम लोग आते थे, उन सबसे मेरा परिचय जबलपुर में ही हो गया था। और कुछ वर्षों बाद भारत के सभी प्रकाशक मेरी कविताएं छापना चाहते थे। राजकमल प्रकाशन हो या वाणी हो या इलाहाबाद के प्रकाशक हो, जो भी थे। एक समय आया था जब ये हुआ था कि ये जो वर्ष के अंत में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी के प्रारंभिक सप्ताह में जो पत्रिकाएं छपती है ना, उसमें साहित्य का पूरे साल की रिपोर्ट अक्सर छपती है कि ये नई पुस्तकें आई हैं, नए लेखक आए वगैरह वगैरह। तो मेरी जिनकी किताबें थी उनके नाम छपते थे और मेरा नाम भी छपता था। अच्छा। उसमें ये होता था कि इस वर्ष भी नरेश सक्सेना की कोई किताब नहीं आई। अच्छा। कारण ये था कि 2001 में आप समझिए कि 39 और 40, 60, 61 और 62 वर्ष की मेरी उम्र हो गई थी।
और छपते हुए कितने वर्ष हो गए थे? 1958 से आप लगाइए, 1958 और 2 1960 और 40 42 43 साल से मैं छप रहा था और मेरी किताब नहीं थी। रिटायर हो गया था और 61-62 की उम्र हो गई थी और किताब नहीं थी। तो ये मत समझिए क्या कारण थे, मतलब सारे प्रकाशक, अगर बात कर सके इस पे कि सारे प्रकाशक आपको चाहते थे वो किताब छपे आपकी, क्या कारण रहे कि आप नहीं चाहते थे? क्या कारण थे किताब ना आने के? कोई खास कारण नहीं था, लापरवाही थी, सही अर्थों में लापरवाही थी। बाकी ये था कि मैं अपने समय में और थोड़ा बहुत आज भी मैं कविता पढ़ता हूँ तो मेरी कविता दूर तक जाती है। तो मुझे कभी किताब वालों से मुझे कोई कंपटीशन ही नहीं था। मेरे कंपटीशन किताब वालों से बिल्कुल नहीं था। तो बचपन में मैं ग्वालियर में पैदा हुआ और ग्वालियर गीतकारों का शहर था। वहाँ आनंद मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, चंचल और मुकुट बिहारी सरोज और तो गीतकार थे वहाँ। और एक कवि सम्मेलन होते थे तो मैं देखता था मंच पर कविता पढ़ी जाती है और पूरा वाह 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 हो रही है। तो मुझे लगता था, ज्ञानोदय में ही मैंने कुछ मुक्तक पढ़े इनके, अभी नाम याद आएगा, तो बहुत छोटे छोटे मुक्तक थे 4। तो मुझे लगा इतना सरल और इतना सुंदर तो मैं भी लिख सकता हूँ। ये तो बहुत सरल है। वो एक पल में उठ रही लहरें कई, एक पल में दिख रही खंडित हुई, एक ऐसी भी लहर इनमें उठी, रेत पर तस्वीर बनकर रह गई। अरे हमने कहा ये तो बड़ी सुंदर है, छोटी छोटी लाइनें 4 हैं और कितना सुंदर पृष्ठ पर लिखा हुआ है रमा, डॉक्टर रमा सिंह। हाँ, एक स्केच बना हुआ है ज्ञानोदय के पृष्ठ पर और एक छोटा सा छोटे छोटे 4 मुक्तक छपे हुए। मैं आखिर यहाँ मेरा नाम लिखा हो तो कितना अच्छा हो, और इतने सरल है कि मैं भी लिख सकता हूँ। तो उसी को देख करके मैंने पहली बार मुक्तक लिखे। छंद और लय मुझे शुरू से, अब ग्वालियर गीतकारों का शहर था तो मेरा संस्कार जो था वो ही था, वैसा ही था। लेकिन जैसे ही मैं जबलपुर पहुंचा तो जबलपुर जाके मुझे पता लगा, जब हरिशंकर परसाई और मुक्तिबोध और ये सब लोग मिले, कि कविता की मुख्य धारा तो गद्य में लिखी जा रही। तो मैंने गद्य में लिखना शुरू कर दिया। एक भ्रम लोगों को ये भी है कि मैं शुरू में गीत लिखता था और बाद में गद्य में कविता लिखने लगा। ऐसा नहीं है। शुरू के 4 मुक्तक जो थे वो छंद में थे, उसके बाद की तमाम कविताएं मेरी गद्य में लिखी गई। लेकिन धर्मयुग में छपने के लिए मैंने गीत लिखे। क्योंकि धर्मवीर भारती को मुझे पता था कि गीत बहुत प्रिय हैं। और धर्मयुग में छपने के लिए मुझसे ज्ञानरंजन ने कहा। ज्ञानरंजन एक दिन देर रात टहल रहे थे मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि नरेश तुम्हारी कविताएं धर्मयुग में छपनी चाहिए। मैंने कहा कि ये तो, अगर इन्होंने कहा छपनी चाहिए तो मैं छपवा के दिखा देता हूँ। तो मैंने खासतौर से गीत लिखे। 3 गीत रचनाएं मैंने उन्हें भेजी भारती जी को, और उन्हें तीनों एक के बाद एक छाप दी। तो 3 धर्मयुग में 3 कविताएं एक के बाद एक छपना तो प्रसिद्ध बना देता था। बिल्कुल। अखिल भारतीय स्तर पर आप प्रसिद्ध हो जाते थे। तो लोग मुझे तभी से जान गए थे। तो मेरे रचना प्रक्रिया की शुरुआत जो थी बहुत बचपन से हो गई थी। और किताब मेरी बहुत बाद में प्रकाशित हुई, उसका भी किस्सा चलिए मैं सुना दूंगा। जी जी। एक दिन सुबह ज्ञानरंजन यहाँ इसी घर में आए। अच्छा।
और बोले कि नरेश तुम्हारी किताब छप जाना चाहिए। तो मैंने कहा छप जाएगी। बोले अरे तुमसे कितने साल से हम कह रहे हैं, तुम हर साल ये कह देते हो छप जाएगी छप जाएगी, तुम हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। अच्छा, मुझे कुछ अपने मित्रों के जरिए ये भनक लगी थी कि ज्ञानरंजन और उनके तमाम साथी चाहते हैं कि मुझे पहल सम्मान दिया जाना चाहिए। पहल सम्मान मुझसे जो उम्र में कम थे, और सभी कवि बहुत अच्छे थे जिनको पहल सम्मान मिला है, तो उन लोगों को पहल सम्मान सबको मिल चुका है। और अब लोग कहते हैं नरेश सक्सेना किताब छपवाते नहीं, उनको तो मिलना चाहिए। तो ये मुझे पता था। उस दिन पता नहीं क्या बात थी, मेरा नींद पूरी नहीं होगी या पेट खराब होगा या कोई और बात होगी। तो मैंने ज्ञानरंजन जी से कहा, मैंने क्या ज्ञानरंजन जी, आपकी समस्या हमें पता है, जिनकी बहुत ज़्यादा किताबें छप गई हैं पहले उनको पहल सम्मान दे दीजिए, जो वो सब निबट जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। तो ज्ञानरंजन, जाहिर है कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वो जानते हैं इस बात को, लेकिन मेरा जवाब सुन करके वो आहत हुए और फिर कुछ नहीं बोला। उन्होंने चुपचाप उठे और चले गए। मेरे कहने का आशय ये था कि जिनकी किताब नहीं छपी वो कवि नहीं है आपकी नजर में। किताब छपने से ही कवि होता है। तो जिनकी किताबें छप गई हैं उनको पहल सम्मान देते रहिए, जिनकी किताब नहीं है वो तो कवि होते नहीं। तो जाहिर है कि ये उनको, लेकिन अगली सुबह उनका फोन आया। वो जबलपुर से आए थे मुझसे मिलने। अगली सुबह उनका फोन आया कि इस वर्ष के पहल सम्मान दिए जाने का निर्णय हो चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। तो मेरी कोई किताब नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि अब तो छपवा लो किताब। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भी मैंने सम्मान की तिथि आने के 15 दिन पहले तक अपनी कविताएं नहीं भेजी थी। तब उनका एक बहुत ही दुखी पत्र आया मेरे पास कि तुम्हारे सम्मान का दिन मेरे तो अपमान का दिन होगा, क्योंकि मैंने कार्ड छपवा लिए हैं और कहाँ कहाँ से मैंने लोगों, दिल्ली से मैंने बुलाया है विश्वनाथ त्रिपाठी को, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, तुम्हारी कविताओं पर बोलेंगे। मैंने बम्बई से निदा फाजली को बुलाया, वो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। निदा फाजली जो हैं वो पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। और संस्कृत के किसी कवि को पटना से या कहाँ से बुलाया हुआ है, और तुम्हारी किताब नहीं होगी। तो ये तो, लेकिन जैसा तुम चाहो वैसा करो। तो मैंने कहा कि अरे ऐसा नहीं है, मैं अपनी कविताएं लेके, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं अपनी कविताएं लेके आ रहा हूँ। बोले मेरे पास नहीं आओ, कविता किताब एक हफ्ते में छप जाएगी, क्योंकि राजकमल प्रकाशन से बात हो चुकी है, वो किताब छाप देंगे। विष्णु खरे से बात हो गई, वो ब्लर्ब लिखेंगे। मंगलेश डबराल से बात हो गई है, वो किताब की प्रूफ रीडिंग करेंगे, कवर डिज़ाइन करेंगे, और तुम्हें कुछ करना नहीं है। बल्कि मैंने ये भी तय कर लिया था कि मंगलेश के पास तुम्हारी बहुत सारी कविताएं हैं, संजय चतुर्वेदी के पास बहुत सी कविताएं हैं, लीलाधर मंडलोई के, उन सबको इकट्ठा भी कर दिया है। अच्छा, कि न सही तुम्हारी किताब छपवा दी जाएगी उनसे बिना पूछे। तो इसलिए जो बाकी ऐसी कविताएं हैं जो उनके पास ना हो वो उनको दे दो, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। यही हुआ। मैंने अपनी कुछ कविताएं मंगलेश जी को भेज दी, और भोपाल में 50 प्रतियां छपी हुई लेकर के मंगलेश भोपाल पहुंचे। मैंने किताब को पहली बार तभी देखा जब वो छप के आ गई। न मैंने कवर देखा, न मैंने ब्लर्ब देखा, न मैंने
उसकी प्रूफ रीडिंग की। तो ये पहली किताब छपी। और एक बात और बताऊं, दूसरी किताब छपने की कथा और भी मार्मिक है। रविंद्र कालिया का फोन आया मेरे पास, और वो उस वक्त भारतीय ज्ञानपीठ के डायरेक्टर थे और नया ज्ञानोदय के संपादक थे। तो उनका फोन आया कि नरेश, तुम्हारी किताब ज्ञानपीठ से आनी है। तो बोले हाँ। मैंने कहा हाँ। अरे बोले हाँ नहीं, तुम फौरन कहता है भेजो। तो मैंने कहा भेज दूंगा। तो बोले कब भेजोगे, जब मैं नहीं रहूँगा? तो मैंने कहा क्यों, तुम्हारा जो अनुबंध है भारतीय ज्ञानपीठ से डायरेक्टर होने का, संपादक होने का, वो खत्म हो रहा है क्या? तो उन्होंने कहा कि नरेश, मेरा जीवन खत्म हो रहा है, मुझे डॉक्टरों ने 3-4 महीने का वक्त दिया है, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। तो मुझे बहुत धक्का लगा, बहुत प्रिय थे मुझे। तो मैं खैर अपनी कविताएं लेके गया। उन्होंने कहा सीधे भारतीय ज्ञानपीठ आ जाओ, मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कविताएं दी उनको और मैंने कहा अब मैं कब आऊँ? तो हंसने लगे, बोले अब क्या करोगे आगे, और क्या तुम आओगे, अब तुम जाओ, किताब छप जाए। और उन्होंने कुणाल सिंह, वहीं ज्ञानोदय में उनके सहयोगी थे, कथाकार, उनको बुलाया, आगे ही किताब छपनी है। और वो किताब, दूसरी किताब छपी और तीसरी किताब तो छपी नहीं। अच्छा, एक पत्रिका भी अरविंद जी साथ, ममता जी साथ निकालते थे, छायानेट करके। छायानेट, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की पत्रिका छायानेट थी, उसका संपादन मैंने किया। रविंद्र कालिया वर्ष निकालना चाह रहे थे, वार्षिक, और उसका पहला अंक नागार्जुन पर छपा, उसका भी संपादक मैं था। रविंद्र कालिया, ममता कालिया और नरेश सक्सेना, 3 नाम थे उस पर। उससे बहुत पहले जब मैं लखनऊ, मेरा 64 में आ गया था, मैं 1964 में पास करके, तो 1965 जनवरी से तो मैं असिस्टेंट इंजीनियर हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ से आरंभ पत्रिका हम लोगों ने शुरू की। आरंभ के बारे में नहीं जानते होंगे आप। मैं दरअसल अपने बारे में कभी कुछ लिखता नहीं हूँ। फेसबुक पर ये समझिए मैंने आज तक अपनी कोई कविता नहीं डाली है। आपके सैकड़ों पेज बने हुए हैं, वो दूसरे लोग डालते रहते हैं। हाँ, वही दूसरे लोग आपके सैकड़ों पेज पे चला रहे हैं। मैंने कविता नहीं डाली अपनी। मैंने कोई फोटो भी अपनी 1-2 छोड़ के कभी, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ। मैं लंदन, रोम से लेकर के हंगरी, बुडापेस्ट और चेक रिपब्लिक, साउथ अमेरिका, न्यूयॉर्क, मैं सारे दुनिया भर की घूम आया हूँ और मैंने एक भी फोटो आज तक नहीं डाली। रूस में, मॉस्को में मेरी रूसी कविताओं का विमोचन हुआ। भारतीय दूतावास में सारी, और जो भी लोग उस कार्यक्रम में आए थे उनको रात्रि भोज दिया। वहाँ की जो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की जो हिंदी विभाग के लोग थे, उनके सहयोग से मेरी किताब छपी। उसका भी फोटो फेसबुक पर नहीं, उसकी खबर भी नहीं दी मैंने किसी को। तो थोड़े से लोगों को शायद पता होगा कि मेरी किताब रूसी में आई है।
ओके, तो अभी किसी जो किताब इंडिया में आ चुकी है उसका ट्रांसलेशन हुआ है या कुछ अलग लिखा है आपने? नहीं, मेरी अलग नहीं, मेरी कविताओं का, जी। बल्कि मेरी 20 कविताएं, 25 कविताएं हाँ, अभी रूसी की एक रूसी पत्रिका में छपी हैं। हाँ, वो पत्रिका ऐसी है कि जो रूस में विदेशी रचनाओं के अनुवाद ही छापती है। अच्छा, सिर्फ हाँ, उसमें मेरी 25 कविताएं छापी हैं। तो वो भी किसी को पता नहीं, मतलब पता नहीं, मैं कुछ इस बारे में खामोश रहता हूँ। तो ये है कि मेरे बारे में जानकारी जो मेरे बहुत पर्सनल मित्र हैं उनको पता रहती है, पता है। बाकी जिनको नहीं पता, नहीं पता, मेरी बात पता हो जाएगी। ओके, सर थोड़ा विधाओं पे आप वो किताब दिखा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ यही कहीं चीज जाए, मिल जाए। ये क्या चीज? अच्छा, ये तो विनोद जी की किताब है। हाँ, चलिए। सर विधाओं पे बड़ा दुविधाएं रहती हैं लोगों के अंदर कि जब आपने बोला आपने गीत, फ्री वर्ड्स कविता या गद्य में रूपी जो कविताएं होती हैं उनमें आपने काफी लिखा और लोगों के लिए आसान है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं कविताएं बड़ी आसानी से समझ भी जाते हैं और अपने से रिलेट कर लेते हैं। तो जो विधाओं का जो एक विशेष लोगों के अंदर अलगाव रहता है कि इस विधा में लिखूंगा तो मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगा, इस विधा में लिखूंगा तो मेरी पोइट्री या कोई भी गजल हो, कोई भी शायरी हो, तो विधाओं पे आपका क्या मतलब सोचना है कि किसी विधा पे स्पेसिफिक स्टक रहना कविता को लेके कितना जरूरी है, या फिर फ्री वर्ड्स में कविता और लोगों तक पहुंचती है? विधाओं से आपका, देखिए विधाओं में तो साहित्य की विधाओं में आलोचना भी है, कविताओं कहानी है, कविता है। कविता के भी अलग अलग फॉर्म है, जैसे कहानी के भी फॉर्म होते हैं, लेकिन कविता के फॉर्म में डिस्टिंक्शन इसलिए है कि वो लय में और छंद में लिखी जा रही है या गद्य में लिखी जा रही है। तो ये दो तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत स्वाभाविक जो है अंतर नहीं है। छंद में लिखे जाने से कविता कविता हो जाती है, ऐसा थोड़ी है। मैंने देखी चिड़िया प्यारी, सब चिड़ियों से थी वो न्यारी, ये कविता है क्या? ये सुंदर फुलवारी है, इसकी शोभा न्यारी है, खिले हुए हैं सुंदर फूल, जिन्हें देख मन जाता फूल। हाँ, एक सफेद बड़ा सा गोला हरी घास पर पड़ा हुआ था, पास वहीं मैं खड़ा हुआ था, ये कविता है क्या? छंद है ये। तो छंद से कविता को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। छंद कविता नहीं होता। अब छंद कविता नहीं होता तो फिर कविता क्या होती है? कविता छंद में संभव है, बड़े कवियों ने की है, और कविता इसका मतलब सिर्फ छंद होने से नहीं होती, कुछ और होने से होती है। तो वो कुछ और जहां भी होगा वहां कविता हो जाएगी। कुर्ता पजामा पहन लेने से नरेश लगता है ना, थोड़ी हो जाते हैं। तो इसलिए छंद में लिख देने से कविता नहीं होती। हो भी सकती है, कुर्ता पजामा पहन के नरेश सक्सेना आ भी सकते हैं, लेकिन कुर्ता पजामा पहन के कोई और भी आ सकता है, नरेश सक्सेना ना हो। तो क्या होने से कोई नरेश सक्सेना होगा? सवाल ये है, क्या होने से कविता होगी? जो कि सिर्फ छंद होने से या लय में होने से जरूरी नहीं है कि हो। तो उसको जानने की कोशिश बहुत कम की जाती है कि कविता कविता का दिल कहाँ धड़कता है। तो हम ये देख चुके कि छंद में तो वो जरूरी नहीं है। छंद हो तो बड़ा अच्छा है, एक अनुशासन होता है। लय हो तो और भी अच्छा है, बड़ी ताकत आती है लय से। लेकिन लय की ताकत कभी कभी कविता को कम भी कर देती है। एक बार गद्य बड़ा ताकतवर होता है, गद्य की ताकत कम नहीं होती, लय में अपनी ताकत होती है। एक बार क्या हुआ कि विजय देव नारायण शाही
आए, लखनऊ आए, घर भी आए मिलने के लिए। तो शाही जी की कविता है, समुद्र कुड़ता हुआ आया और घरौंदे उठाकर ले गया। तो मैंने कहा शाही जी इसमें जरा सा परिवर्तन अगर मैं कर दूं, कोई खास परिवर्तन, कोई नया शब्द जोड़ना नहीं है, तो ये कविता लय में आ जाएगी। बोले कैसे? तो मैंने कहा समुद्र का समुंदर कर देने से ये पंक्तियां लय में आ जाएंगी। बोले बोलो सुनाओ। तो मैंने कहा कुड़ता हुआ समंदर आया और घरौंदे उठा ले गया। अरे बोली ये क्या कर लिया ये सुनने, ये कोई बच्चों जैसी कोई चीज लगने लगी। कुड़ता हुआ समंदर आया और घरौंदे उठा ले गया। जो ताकत उस गद्य की थी, कुड़ता हुआ समुद्र आया और घरौंदे उठा कर ले गया, ये समुद्र छोटे बच्चों के बनाए हुए हैं घरौंदे तो, और समुद्र इतना विशाल है, वो घरौंदे उठा के ले गया बच्चों के। तो जो बूढ़े हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कुड़ते रहते हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। इसका चित्र है इसमें। तो वो गद्य में जिस तरह से आ रहा है वैसा इस छंद में लय में आ जाने से बिखर गया। तो ये फर्क भी लोग नहीं समझते। सिर्फ लय में ले आ जाने से कविता कोई बड़ी हो जाएगी ऐसा नहीं है। लय बिगाड़ भी सकती है। लय ताकतवर चीज है। लय का निर्वाह करना आसान नहीं होता। अब इन तमाम सारी चीजों से गुजरते हुए फिर कविता होती कहाँ है? उसके दो तीन, मैं तो कोई व्याख्याकार संभव नहीं हूँ ही नहीं। कविता को या किसी भी रचना को सुंदर होना होता है। अगर सुंदर नहीं है तो बदसूरत चीजों के पास कोई क्यों जाएगा और क्यों रुकेगा? उस सौंदर्य के तत्व क्या हैं? किन चीजों से वो सुंदर हो रहे हैं? आप अपने नाक नक्शे से, सुडौल चेहरे से बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता लगा जैसे ही आपने बोलना शुरू किया वो सौंदर्य नष्ट हो गया। अरे यार बेकार आदमी। तो सौंदर्य सतह पर नहीं होता, सौंदर्य शक्ल सूरत में नहीं होता, सौंदर्य शब्दों में नहीं होता, सौंदर्य अर्थों में होता है। अब अगर बहुत लंबी कहानी सुना रहे हैं, उसमें भी वाक्यों को रिपीट कर रहे हैं, तो कह रहे अरे भाई ये बता चुके, आप आगे बताइए। गद्य में अक्सर ये होता है। आगे चलिए। कविता में रुकिए रुकिए रुकिए, इसे दोबारा कहिए। अरे वाह क्या बात है, फिर से कहिए इसे। उसे तीसरी बार कहिए। गद्य में एक बार भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये तो कह जो बता चुके। तो गद्य में कविता के में आप फर्क देखिए। कविता की उस पंक्ति को हम बार बार सुनना चाह रहे हैं। क्यों? उसके अर्थ में जो सौंदर्य है उसकी वजह से। गद्य में ऐसे वाक्य नहीं आएंगे, ऐसा कोई निषेध नहीं है, लेकिन कविता तो होती ही इसलिए है, और वो अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर गद्य से भी खराब काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप बहुत लंबा जा रहे हैं और थोड़ी सी बात निकल रही है तो फिर कविता नहीं हो रही। कविता का दूसरी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, सूक्ष्मता। थोड़े से में ज्यादा कह देना। तो थोड़े से में ज्यादा कहना कविता की प्रारंभिक शर्तों में से। सूक्ष्म अगर नहीं है, सूक्ष्मता नहीं है और बहुत ज्यादा शब्दों का खर्च आप कर रहे हैं तो भी कविता तो कुछ ना कुछ हो जाएगी, लेकिन तो वो बहुत अच्छी कविता नहीं मानी जाए। ये दो काम तो हो गए। अब नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये भी कविता है। ये कविता जो है वो ये नहीं कह रही कि आंगन टेढ़ा है इसलिए नाचना संभव नहीं है।
ये कविता ये कह रही है कि जिस आदमी को काम आता नहीं है वो बहाने ढूंढ रहा है। अरे साहब गर्मी बहुत है तो फिर बढ़िया पेंटिंग कैसे बनाएंगे, है ना। वो कुछ और बता रहा है कि अरे वो बढ़िया वाला वो ब्रश नहीं है, या बढ़िया वाले मेरे पास 3 ही रंग हैं। 3 ही रंग हैं तो 3 रंगों से बनाओ, 2 रंग हैं तो 2 रंगों से। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप 1 रंग से भी बना सकते हैं, बनाइए। तो ये नाच नावे आंगन टेढ़ा जो है कितना अर्थ लिए हुए है कि जो भी आदमी बहाना बनाएगा उस पर ये लागू हो जाएगी। ये लय में भी है और बहुत थोड़े से में बड़ी बात कह दी गई है। जो कहावतें हैं हमारे यहाँ वो सब कविताएं हैं। तो सूक्ष्मता के अलावा सूक्ष्म होना चाहिए, सुंदर माने आनंद तो आना चाहिए ना। बोर होने के लिए कोई कलाओं के पास जाता है क्या? बोर होने के लिए कोई कलाओं के पास नहीं जाता। लेकिन वही बात कि सौंदर्य और आनंद ये शारीरिक स्तर पर नहीं होते। कलाओं का सौंदर्य जो है और कलाओं का जो आनंद है वो आपकी कल्पनाशीलता का, आपकी चेतना का परिष्कार करता है। और उस परिष्कार से जो आनंद प्राप्त होता है आपको, जो अप्रत्याशित तत्व होता है, अरे ऐसा तो सोचा ही नहीं था, जो आपकी कल्पनाशीलता को विस्तार दे देता है, दृष्टि को बदल देता है। इस तरह की बात तो सुनी नहीं थी। ये बात जो है वो उसे कविता बनाती है। कोई कविता का एक तत्व नहीं होता, लेकिन इन सारे तत्वों को जितने मैंने बताए उसके बाद भी कविता एक सीढ़ी कम रह जाती है। कविता की यात्रा तब पूरी होती है जब वो सुनने या पढ़ने वाले को संवेदित करती है। संवेदना का तत्व, क्षमता अगर कविता में नहीं है तो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर रही, कहीं तो पहुंच ही जाएगी। तो अगर आप पहाड़ पे जा रहे हैं, जाना है गंगोत्री, उससे 1000 फीट नीचे हैं तो बड़ी सुंदर जगह पहुंच गए हैं आप, लेकिन गंगोत्री पे तो पहुंचना है। जो अंतिम लक्ष्य है कविता का, जो यात्रा है कविता की, वो जब आपको दिल को हिला देगी, संवेदित कर देगी, और अगर सूक्ष्म होगी, सुंदर होगी, संवेदनीय होगी, तो आपकी स्मृति में भी अटक जाएगी। कबीर ये कह चुके हैं, मुझे तो नहीं पता था, कबीर को इतना पता नहीं, बाद में पता लगा कि जाल में से पानी मछलियों को छोड़ के भाग जाता है। ये कबीर कह चुके हैं, लेकिन कबीर ने ये नहीं कहा कि मछलियों को लगता था कि जैसे वो तड़पती हैं पानी के लिए, तो पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। यही कबीर ने नहीं कहा। कोई एक शब्द या एक वाक्य आ करके कविता को क्या करना है। लेकिन जब खींचा जाता है जाल, तो पानी मछलियों को तड़पता छोड़कर जाल के छेदों से निकल भागता है। पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियां अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। ये 2 पंक्तियां अंत की और 2 पंक्तियां शुरू की कबीर के यहाँ नहीं, बाकी है। तो कैसे एक कविता जो है रिलेट कर देती है लोगों को अपने जीवन से, अपने जीवन के दुखों से, ये बड़ा रहस्यमय होता है। इसका कोई फार्मूला नहीं। आपने तो बहुत लंबे अरसे की कविताएं, साहित्य देखा है। एक थोड़ा जो क्लिष्ट आज का जो जिस तरीके से सिनेरियो है, उससे मैं थोड़ा संबंध और के पूछना चाहता हूँ कि क्या लिखावट, क्या साहित्य, क्या कविताएं जिस तरीके से जो राजनीतिक दायरे होते हैं, कभी उनके समझौतों के घेरे में आ जाती हैं? देखिए न, राजनीति से कविता संभव होती है, किसी विषय से कविता का कोई लेना देना नहीं।
जो काव्य तत्व है वो निर्धारित करते हैं कविता हुई कि नहीं हुई। उसका इस बात से कोई संबंध नहीं कि समाजवादी विचार की कविता है कि भगवा विचारों की कविता है, उससे क्या फर्क पड़ता है कविता को? कविता तो कविता है, वो तो होगी। अब ये सवाल जरूर है कि कविता मनुष्य विरोधी तो नहीं, वो नहीं हो सकती। मनुष्य विरोधी साहित्य होगा ही नहीं। कविता की जो कोई गुण बताया जाता है कि पक्षधरता अगर नहीं होगी कविता में तो होगा क्या फिर? वो मनुष्य के हित में और पक्ष में नहीं होगी कविता तो मनुष्य विरोधी कविता हो सकती है क्या? नहीं। तो साहित्य के साथ ही बंदूक हो सकती है। बंदूक का काम मारना, और वो अच्छे को भी मार सकती है, बुरे को भी मार सकती है। तो कविता बंदूक की गोली नहीं, तो क्या करेगा? बिल्कुल। आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम पिछले बार आपसे मिले थे तो हर किताब से कुछ ना कुछ सार निकालते हैं, कुछ ना कुछ उससे सीखना चाहिए। बट आप, मुझे लगता है कि आपने जैसा बताया कि आप लिख रहे हैं कविताएं बहुत समय से, लेकिन जो किताबी जो रूप है कविताओं का, वो 2 किताबें वो मिली और अलग अलग भाषाओं में कविताएं अलग से प्रकाशित हुई। तो आजकल का नया युवा है, जो नए लेखक आते हैं, उनको बहुत ललक होती है जल्दी छपने की, है ना। कि आपने एक समय लिया, आप पत्रिकाओं में कविताएं छपती थी, उसके बाद किताबों का रूप लिया, आपको जब सही समय लगा, है ना, तो मैं आप चाहता हूँ कि आप उनके लिए कुछ किस तरीके से वो परिवर्तन आए, किस तरीके से पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दें, किस तरीके से किताबों से कुछ लेके फिर कविताओं को लिखें, उनके लिए कुछ करें। देखिए, एक आपके पास 50 किताबें भी हों तो जरूरी नहीं है कि आपको कभी मान लिया जाए। लेकिन अगर आपके पास एक कविता भी है तो आप कवि हो। अगर एक पंक्ति भी किसी के स्मृति में चली गई है तो पूरे जीवन उसके साथ वो रहने वाली है। कविता टाइम और स्पेस में ट्रेवल करती है। लोग, मैं जब मॉस्को में था तो BBC से एक कार्यक्रम उन्होंने करवाया। तो आजकल ऑनलाइन होता है ना, तो लंदन से भी बैठे हुए लोग थे, मॉस्को से भी बैठे हुए लोग थे, बाकी में बैठे हुए लोग। वो लोग मेरी कविताओं की चर्चा कर रहे थे कि कविताएं तो अपनी पढ़ी हुई। तो कविता मैं लिख रहा हूँ लखनऊ में, कविता जा रही है लंदन में और मॉस्को में पहुँच गई। वो मेरे बिना नाम के टिकनेस हैं वहाँ की नागरिक मॉस्को की। उन्होंने कहा कि मैंने जब कुछ पंक्तियाँ पढ़ी तो मैं समझ गई, मतलब पीछे पढ़ रही हूँ कि मैंने देखा कुछ पंक्तियाँ तो मैं समझ गई कि ये कविता आपकी होगी। मैंने पन्ना पलटा देखा, आपका नाम लिखा था। तो आप जब अपने फॉर्म से बता देते हैं कि आपकी अपनी कविता है, आपकी रूटीन ढंग का एक जैसापन जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। कितने फूलों से बनती है एक क्यारी और कितनी क्यारियों से बनता है एक बगीचा, और कितने बगीचों से बनती है एक शीशी इत्र की। ये बताएंगे इत्र के व्यापारी, फूल कुछ नहीं बताएंगे। ये लाइनें मैंने पढ़ी, मुझे लगा ये तो आपकी आप जैसी लग रही है। ये कविताएं जो है, अगर मेरे बाद भी ये कविताएं चलती रही, ये टाइम में चल रही, कबीर आज तक चल रहे हैं कि नहीं, रहीम चल रहे हैं कि नहीं, तो रहीम टाइम में चल रहे हैं। और कहाँ चल रहे हैं? रहीम अब्दुल रहीम खान खाना आगरा में थे, दिल्ली में रहे होंगे, अकबर के दरबार में, कहीं कहाँ गए होंगे, लेकिन आज वो कहाँ जा रहे हैं। तो कविता जो है
अच्छी रचना जो है वो टाइम और स्पेस में ट्रैवल करती है, आपसे मुक्त हो जाती है, वो जाना होता है वहाँ पहुँचती है। अगर कविता की कोई पंक्ति आपकी स्मृति में ही नहीं तो किताब खोल के थोड़ी मुश्किल वक्त में बैठेगा। अगर कोई पंक्ति उसके जहन में है जो उसको कुछ हौसला दिलासा दे सकती है वो देगी, वरना वो किताब तो एक तरह से कब्र होती है कि अगर वो कविता वहां से बाहर नहीं निकल पाती तो कविताओं की कब्र होती है, सामूहिक कब्र होती है किताब। बहुत एक्चुअल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ आपने बोली कि समझने वाली चीज़ है। सर कुछ कविताएं आप अगर अपन साझा करते हैं? मेरी कविताएं हम कोई जानते वानते हैं कोई भी अगर आप रहीम कबीर के पास वो नहीं था। धीरज होना बहुत जरूरी है और एक पंक्ति भी आपको कभी बना दे। एक कविता बहुत है आपको कभी सिद्ध कर देंगे। आप आगे बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी की कितनी कविताओं की स्मृति है आपको? माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता लोगों की स्मृति है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पर पर्वत तुम देना है, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पर चाहे वीर। एक कविता है, यही एक कविता सबको मालूम है और इसी से लोग मानते हैं कि वो बड़े कवि हैं। एक कविता है, और भी कविताएं होंगी, अच्छी कविताएं होंगी, लेकिन एक कविता ऐसी होती है, एक पंक्ति ऐसी होती है जो आपको तो उस पंक्ति के आने तक धीरज तो रखिए। जल्दी से छप जाने से कुछ होता नहीं। 10 किताबें छपवा लेने से कोई कवि नहीं होता था। एक पंक्ति से कवि हो जाता। तो हमारे जो साथी हैं उनमें धीरज और उस समय तक की प्रतीक्षा, जब तक कि उनके पास ऐसी कोई पंक्ति ना आ जाए वो सचमुच कविता। अभी जो तमाम सारे बयान हम देख रहे हैं, जैसे संपादकीय अखबारों के आ रहे हैं, उनमें वही बातें लिखी हुई हैं। हर आदमी को लगता है कि जैसे कोई फैशन आया है प्रतिरोध का। हर आदमी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रतिरोध किसी से कम रह जाए, तो ज़्यादा प्रतिरोध की इससे कविता नहीं होती। फिर वो क्या होता है, मोनोटोनस हो जाता है, कविता नहीं रहती, प्रतिरोध आ जाता है। और अगर वो प्रतिरोध किसी के दिल में उतर नहीं रहा तो वो व्यर्थ होगा, कोई मतलब नहीं, शाब्दिक प्रेरित नहीं करेगा। ये आगे उसके पहले हम बात करें तो कुछ कविताओं की, आपकी कुछ कविताओं की मेरी कविताओं के बारे में क्या, मेरी कविताओं के बारे में आप जानते ही हैं, क्या नहीं जानते होते ही मैं वो बताता हूँ। मेरी कविताएं जो हैं देखिए फिजिकल ऑब्जर्वेशन की से शुरू होती है। वो कविताएं कोई भावनात्मक उद्गारों से बनी हुई कविताएं नहीं है। एक भ्रम ये चल पड़ा है कि कविता जो है वो बुद्धि की या शिल्प की मोहताज नहीं है। कविता भावों का प्रकट करना है। अब भाव सबके पास है और भाषा तो 4-5 बरस का बच्चा बहुत अच्छी तरह सीख लेता है, तो सभी कविता लिख सकते हैं। वो ऐसा नहीं है, हर चिट्ठी में भाव लिखे होते हैं, हर बातचीत में भाव होते हैं। क्या तुमने ये काम ठीक नहीं किया, हम तुम्हारा इंतजार करते रह गए, तो भाव है कि नहीं? ये कविता है क्या?
कर्ता तो नहीं है। लोगों ने ये समझ रखा है कि 4 लंबी लंबी पंक्तियों को तोड़ करके 20 पंक्तियां में लिख दो तो कर्ता हो जाएगी। ऐसा ये कर्ता का ये फॉर्म नहीं है। कर्ता का फॉर्म होता है लेकिन लोग उसको जानते नहीं। कर्ता का फॉर्म क्या है? आप बताइए। एक मेरी कर्ता, मेरे कोई कर्ता आपके स्मृति में हो तो बताइए। वही पार जो कविता है, पार करता है, ठीक है। कोई लाइन याद है? नदी पुल पार करने से नदी पार नहीं होती। बीच में एक लाइन, इम्पोर्टेंट लाइन, पुल पार करने से नदी पुल पार होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। आप उसका अंतिम जो है वो निकाल देते हैं। पुल पार करने, नदी पार नहीं। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती, नदी में फंस गया। अब क्या हुआ? तीसरी पंक्ति आई, नदी पार नहीं होती। तीसरी पंक्ति आई, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। और चौथी पंक्ति क्या है? नदी पार नहीं होती, नदी में धंसे बिना। चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, फिर क्या पंक्ति आती? नदी में धंसे बिना। तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। यार लाइन के बाद वही लाइन रिपीट हो रही है। अब उसका फॉर्म देखिए, ये फॉर्म छोटा बड़ा थोड़ी है। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती, नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता है? लोहा लकड़ पार हो जाता है, कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। ये पंक्ति नदी में धंसे बिना चौथी बार आई है। कितनी बार आई है ये पंक्ति नदी में धंसे बिना? नदी पार नहीं होती, नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता? कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। उसका अगर फॉर्म देखना है तो इसमें देखिए ना, कविता की संरचना में है वो। हाँ, डीप डाउन हम लोगों ने नहीं सोचा, जो लोग पढ़ रहे होंगे नहीं सोचा होगा। ये नहीं बहुत आपने एक कविता, आप कोई कविता मुझे दुनिया की कोई अच्छी कविता बता दी तो मैं आपको उसका फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि इसके फॉर्म में क्या। फॉर्म छोटी बड़ी लाइनें थोड़ी है। फॉर्म आपका स्टेटमेंट कविता में क्या कहा है ये कथ्य होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कविता का कथ्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है और कथ्य सबके पास होता है। कथ्य बहुतों के पास होता है। कथ्य का अनोखापन बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन उस कथ्य को किस तरह कहा गया है ये एक ऑप्शन है। कविता जो है कला है और कला को सीखना पड़ता है। कोई कला बिना सीखे नहीं। इसका कोई स्कूल नहीं होता, कविता का कोई स्कूल नहीं होता। कविता का स्कूल अच्छी कविताएं ही कविता का स्कूल होती हैं। अगर आपको कविता से प्रेम है तो प्रेम बहुत सारे लोगों से एक साथ नहीं किया जाता। जो बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे संबंध, प्रेम के बिना तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। प्रेम के बिना सिर्फ नष्ट कर सकते हैं आप दुनिया को। घृणा सिर्फ नष्ट करती है। घृणा से कोई चीज, कोई निर्माण करवा लीजिए, घृणा से कोई रचना करवा लीजिए, वो तो विध्वंस करेगी हमेशा। घर नहीं बना सकती, घृणा तोड़ सकती है। तो प्रेम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। लेकिन वो प्रेम, उस प्रेम में आप देखिए, बिना किताब हाथ में लिए कोई अपनी कविता ही पढ़ा। फोन या किताब
अच्छा। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको किससे प्रेम है, अगर आपने कह दिया मुझे मेरे छोटे भाई से प्रेम, मुझे अपनी प्रेमिका से प्रेम है, मुझे अपनी पत्नी से प्रेम है, या मुझे माँ से प्रेम है, तो मैंने कहा माँ के बारे में बताइए। अरे छोटू तो है नहीं, माँ का कैसे बताएं, वो तो सामने होगा तो माँ के बारे में बता दें। तो माँ से प्रेम नहीं है, आपको अपनी कविता से प्रेम नहीं है। आप कहते हैं, हमसे कहते हैं कविता सुनाई, तो कहते हैं डायरी लाए नहीं, फिर आप मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, मोबाइल से दिखाने लगते हैं। आपको अपनी कविता पता नहीं क्योंकि अपनी कविता में रमे नहीं है। आपने अपनी कविता का आनंद भी प्राप्त नहीं किया। अपनी कविता का आनंद भी तो प्राप्त होता है। तो ये बात जो है, और फॉर्म को मैंने एक कविता के बारे में आपको बताया, आप किसी अच्छी कविता को बारे में कहेंगे और हर कविता का फॉर्म अलग होता है। हर कविता का हर अच्छी फॉर्म की नकल नहीं कर सकते आप, आसान नहीं है। हर कविता एक इन्वेंशन की तरह होती है, एक अनुसंधान होती है, एक आविष्कार होती है। एक वैज्ञानिक की तरह आपको आविष्कार करना होता है, तब आप कविता कर पाते हैं। तो ये हमारे यहाँ जंगल को डांग कहते हैं। हमारे यहाँ का मतलब ग्वालियर में, या ग्वालियर का पूरा इलाका है, चंबल का जितना इलाका है, शायद राजस्थान में, वो राजस्थान में क्या, चंबल जो है वो सीमा रेखा पे रहती है। उस पार राजस्थान है, इस पार मध्य प्रदेश है। मुरैना जो शहर है चंबल के किनारे है, चंबल के उस पार धौलपुर है, इस पार मुरैना है। तो ये डांग शब्द जो है राजस्थान में भी शायद चलता है। डांग माने जंगल। डांग के बारे में मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊं। डांग में कोई पेड़ अपने पौधों को उगना नहीं सिखाता। डांग में कोई भी किसी के घर में घुस सकता है, जो जिसको मार कर खा सकता है उसे मार कर खा लेता है। डांग में एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलती है तो पड़ोसी पेड़ फूल खिलाता रहता है। डांग में जो पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों के पास वहीं पड़े रहने का विचार है जहां वे पड़े हैं। डांग असंख्य विचारों से भरी है, लेकिन विचारों को बदलने का कोई विचार डांग में नहीं है। डांग मनुष्यों की बनाई नहीं है, डांग ईश्वर ने बनाई है। तो आप कुछ आविष्कार की तरह करें। ये कविता क्या कर रही है? मनुष्य ने बस्तियां अपनाई हैं, शहर बनाए हैं, डांग नहीं बनाए। डांग किसने बनाई? अगर बनाई है तो ईश्वर ने बनाई है। ऐसी डांग ईश्वर ने यह काम किया है कि कोई किसी के भी घर में घुस जाए, कोई जिसको मार के खा सकता खा ले। हम कहते हैं कोई पेड़ अपने पौधों को उगना नहीं सिखाता, तो बच्चों की तो परवरिश हम किस तरह से करते हैं, संस्कार भी वो पेड़ नहीं करते। ये डांग का स्वभाव है। पड़ोसी पेड़ के चीखने चिल्लाने से बगल का पेड़ प्रभावित नहीं होता। तो डांग पर एक अब अगर आपको ये अपनी पंक्तियां याद ही नहीं है, डांग में बबूलों के पास कांटों का विचार है, नीले फूलों का विचार है, नीम के पास सफेद फूलों का विचार है। ये विचार सदियों से है उनके पास। डांग असंख्य विचारों से भरी हुई है, लेकिन विचार बदलने का कोई विचार डांग में नहीं। डांग ईश्वर ने बनाई। अगर आपको ये पंक्तियां स्वयं नहीं पता है कि
आपने कहा कि अगर दान करता ये तो ये पूरी लिखी भी नहीं है, पूरी छपी भी नहीं है, छपी भी तो सवाल ही नहीं है। लेकिन पंक्तियां जो मैंने लिखी है, एक कॉन्सेप्ट जब मेरे दिमाग में आया है और उसके जरिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो ईश्वर विरोधी तो मैं हूँ ही। ईश्वर का जो भौतिक स्वरूप है, देखिए ईश्वर का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, जो आपको वस्तुतः अपनी परंपरा और अपने उससे जोड़ता है, जिसमें दया है, क्षमा है, करुणा है, उससे जोड़ता है। जो आपको घृणा से, हत्या से जोड़ता है, ये सब ईश्वर का काम है। जय श्री राम। कहता है धमका रहे हैं आप किसी को, सहारा नहीं दे रहे, राहत नहीं दे रहे, तो आपकी आवाज में वो हिंसा आपकी आवाज में रहती, शब्द तो व्यर्थ हो जाता है। जय श्री राम तो व्यर्थ हो जाता है। राम रक्षा के लिए होते हैं, राम करुणा के लिए होते हैं, राम दया के लिए होते हैं। कविता अगर आप लिख कर, मतलब मेरा जो कहना है कि कविता एक इन्वेंशन की तरह होती है, आविष्कार की तरह होती है। कविता फॉर्मलेस नहीं होती। फॉर्मलेस दुनिया की कोई चीज़ नहीं होती। ये कप का आकार देखिए, इसका एक फॉर्म है, इसमें बूंदी का लगी है, इसमें गर्म चीज भरी जाएगी, उसे आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो एक बूंदी लगा दी, वो गर्म नहीं, उसे पकड़ लेंगे और पी लेंगे। जो भी चीज है, हर चीज का एक फॉर्म है, उसका एक उद्देश्य है। तो इसी तरह से कविता का भी फॉर्म होता है, और वो फॉर्म छोटी बड़ी लाइनों से तय नहीं होता। छोटी बड़ी लाइनों से भी कुछ तय तो होता है, लेकिन बशर्ते कि आप बता पाएं कि आपने लाइन कहाँ तोड़ी और क्यों। ब्रेक कहाँ मारना है, इम्पोर्टेंट है बताना। हाँ, और जो वाक्य आप लिख रहे हैं, वाक्यों को कितनी तरह से आप लिख सकते हैं। एक पंक्ति मैं लिखता हूँ, अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं होता, रोशनी के न होने से होता है, इसलिए अंधेरा कई तरह का होता है। अंधेरा खुद नहीं करता किसी पर वार, पर हमलावरों को शरण देता है। अब ये पंक्तियां तो गद्य की हैं, लेकिन ये लाइनें भी हैं। अंधेरा खुद नहीं करता किसी पर वार, लेकिन पर हमलावरों को शरण देता है। पंक्तियां तो गद्य की हैं, तो आप थोड़ा उस अनुशासन में, पोइटिक डिसिप्लिन में तो जाइए, तब आपको पता लगेगा पंक्ति कहाँ टूटने वाली है। ये पंक्ति कहाँ टूटे? अंधेरा कुछ नहीं, खुद नहीं करता किसी पर वार, पर हमलावरों को शरण देता है। पंक्ति कहाँ टूटे? जहाँ पहुँच दे रहे हैं वही पंक्ति टूटे। लेकिन आपके पास लय है नहीं, आपके पास कहने की शैली भी नहीं, दोनों ही नहीं, कविता में कोई इन्वेंशन भी नहीं, तो फिर कैसे कविता करें? इसके बाद भी कोई बड़ी कविता हो जाएगी, कोई जरूरत थोड़ी है। कभी कभी हो जाती वरना साधारण। सर आखिरी में मैं बस जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए, अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, किताबों से कुछ सीखते हैं, अगर कुछ किताबें या कुछ लेखकों को आपके अलावा इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि किनको पढ़ना है। अभी लेखक का एक बहुत बड़ा ना क्लाउड बन चुका है। एक तो ये भ्रम है कि कलाओं का काम ज्ञान देना है, अज्ञान देना तो नहीं हो सकता। अज्ञान से कविता पैदा भी नहीं होती। और मुक्तिबोध ने स्वयं कहा, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञान से वो अलग होने नहीं देते।
लेकिन ज्ञान के लिए लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, हर विषय का ज्ञान है प्राप्त करना। कितना ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान करता तो नहीं होता ना। ज्ञान का उपयोग, जानकारियों का उपयोग कच्चे में आप करते हैं, उसे कविता का कच्चे बनाते हैं। रूप तो आपको कला कौशल से तय करना। आप ये किताब, मेरी किताब, तो ये कविताओं की किताब है, आइंस्टाइन की किताब। ये भी आइंस्टाइन की किताब है। उनको इम्तिहान देना है क्या आइंस्टाइन को? आइंस्टाइन की किताबें लिए हुए तो बैठे। तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको कविता के कच्चे में समाने। ये आइंस्टाइन का ही कथन है जो मैं बीच में बोल गया। ज्ञान से अधिक कल्पनाशीलता जरूरी होती है, ये कहा है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने और बहुत सी बातें कही हैं। आइंस्टाइन ने ये भी कहा है कि अगर आप किसी बच्चे को अपने फिजिक्स का, भौतिकी का, किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी विज्ञान का मूल तथ्य आप किसी बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप शायद उस विषय को जानते ही नहीं। तो आइंस्टाइन और रदरफोर्ड, उनके मित्र वैज्ञानिक रदरफोर्ड, और उन दोनों की बातचीत का ये प्रसंग है। इसमें उनका ये कहना था कि गणित के समीकरणों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि विज्ञान जो है तो बिना सिद्ध किए तो मानता नहीं ना, बिना नाप तोल किए, वजन किए। विज्ञान का काम जो है वो एक अमूर्त नहीं होता, मूर्त होता है, उसे सिद्ध करके दिखाना होता है। तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उनका ये कहना था कि मैथमेटिकल इक्वेशंस अपार्ट, मैथमेटिकल इक्वेशंस को छोड़ दीजिए, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट must be, you must be able to even a barmaid. Even a barmaid must be able to understand your basic concept. ये barmaid से उनका मतलब था वो लड़की जो शराब खाने में काम कर रही है, तो बहुत नीचे दर्जे का काम माना जाता है। शराबियों के बीच में कोई लड़की नौकरी करे तो वो बारमेड कहलाएगी। उसकी समझ में भी आना चाहिए, कम पढ़ी लिखी होगी। तो रदरफोर्ड और वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नो, इट मस्ट बी एबल टू, a child, even a child must be able to understand it. एक बच्चे की समझ में भी आनी चाहिए। ऐसी क्या बात कर रहे हैं? तो ये दुनिया के दो बड़े वैज्ञानिक आपस में बात कर रहे हैं कि गणित को छोड़ दीजिए तो विज्ञान का कोई भी सिद्धांत, मूल सिद्धांत आप एक कम पढ़े लिखे को भी समझा सकते हैं, एक बच्चे की समझ में भी आना चाहिए। लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि ज्ञान देना ही कोई करता का काम है। वो भी है, वो भी है। और फॉर्म जो है वो कर्ता का फॉर्म छोटी बड़ी लाइन में नहीं होता। आपका कथन, आपकी शैली, गिरधर की कुंडलियाँ क्या करती हैं? पढ़ते भी तो नहीं है। बचपन में पढ़ा दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कभी होने के लिए 50 साल की उम्र में पढ़ना है या 25 साल की। आपको तो
10 साल की उम्र में पढ़ा दिया था। गिरधर तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए, जहाँ को दे उठाए बात पूछे थे कहीं। क्या कर रहे हैं गिरधर? कुंडली क्यों कहा उसको? स्पाइरल फॉर्म है वो। गिरधर तहाँ न बैठिए, दूसरी पंक्ति जहाँ को उदय उठाए, और तीसरी पंक्ति जहाँ को उदय उठाए। लौट के आगे ना वही स्पाइरल फॉर्म में क्या होता है कि केंद्र वही रहता है और दिशा बदलती जाती है। आप स्पाइरल फॉर्म जो स्प्रिंग का फॉर्म जो है वो ऊपर उठता जाता है, हालांकि सर्कुलर होता है और केंद्र वही रहता है। बात का केंद्र वही है लेकिन फॉर्म ये है स्ट्रेट लाइन। कुछ कविताओं का स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, कुछ का सर्कुलर फॉर्म होता है, कुछ का स्पाइरल फॉर्म होता है। मैं ना तो कविता का व्याख्याता हूँ। आलोचक का पद बहुत बड़ा पद होता है। आलोचक लेखकों का लेखक होता है, उसे बड़े ज्ञान की जरूरत होती है जो मेरे पास नहीं है। मैं तुझे बता रहा हूँ अपने आधा अधूरा ज्ञान अनुभव भी है वो अपने पाठक होने के कारण दे। तो मैं जब देखता था कि कोई कविता अच्छी है तो वो क्यों अच्छी, क्या बात है उसमें जो हम नहीं कर पाए इस बार। सर बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छी बातचीत हुई।